नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उपकरण वाली क्लास अपनी पूरी हो चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण और आधार दो चैप्टर पूरे हो गए और आज ही में तीसरा भी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि उपकरण वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी भी थी और वहां से प्रश्न ज्यादा भी आएंगे। बाकी की जो क्लास है वो समझने की ज्यादा है, उसमें से प्रश्न आते कम है, आते भी है तो समझ आधारित ज्यादा आते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म से संबंधित या ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिसमें से आज अपनी है सूचना तकनीकी के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में मतलब इसके उपयोग क्या क्या है सूचना तकनीकी के। अब उपयोग बहुत सारे हैं अपने। आज ये तकनीकी जो है इसके बिना कुछ भी काम संभव होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। जैसे बैंकिंग से संबंधित है, गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है तो उनका फायदा उठाने से संबंधित है, या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और कोरोना आते आते इस तकनीकी ने एक अलग ही स्टैंडर्ड प्राप्त किया है और इसका प्रयोग किस तरीके से होता है तो स्टेप बाय स्टेप अपन आज की इस क्लास में ये पढ़ेंगे। तो आराम से समझें आप और उसके बाद में अच्छी तरीके से आप अपने लेवल पे भी अध्ययन करें। ठीक है चलिए देखो, पहली स्लाइड है अपनी। इसमें क्या है कि सूचना तकनीकी के अपन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग देख रहे हैं। तो इसमें दो तरीके से काम में आती है ये। तो एक तो है साथियों, यदि आप देखेंगे, एक सेकंड, एक तो यदि आप देखोगे तो CAL यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, कंप्यूटर सहाय अधिगम। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कैसे होती है, कंप्यूटर सहाय अधिगम कैसे होता है, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम कैसे होता है, ये आता है CAL में। और एक आएगा CAI, यानी आई का मतलब है निर्देश। सीधी सी बात, सीधे सरल भाषा में देखें तो निर्देश है। तो कंप्यूटर असिस्टेड तो देखो दोनों के अंदर कॉमन है, ये है लर्निंग और ये है इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन कह सकते हो, निर्देश कह सकते हो। ठीक है ना, सॉरी। चलिए CAL की बात करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम। सीधी सी बात है, यदि आप अब पढ़ रहे हो तो थे कह दो कि गुरुजी मैं तो मोबाइल में पढ़ा, लेकिन कंप्यूटर, भाई मोबाइल भी तो एक उसी तकनीकी का हिस्सा है, सूचना प्रौद्योगिकी का ही हिस्सा है। तो आप भी कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। देखो ज्यादातर जो है सॉफ्टवेयर वगैरह वो वहीं से शुरुआत हुई है, वहीं से इजाद हुए हैं। तो शुरुआत का पूछे तो ध्यान रखना अमेरिका से हुई। इसमें सीखने वाले व सिखाने वाले दोनों का एक ही जगह पर मौजूद होना आवश्यक नहीं है। अब मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने से क्लास ले रहा हूं और मेरी क्लास YouTube के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में देखी जा सकती है। तो यानी सीखने वाला और सिखाने वाला, इसको एक ही क्लास में या एक ही स्थान पर मौजूद रहना कोई आवश्यक नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसका साक्षात उदाहरण है अपनी क्लासेस या और भी कोई क्लासेस आप देखते हो या YouTube तकनीकी जो भी है जैसी है, ये इसका उदाहरण सीधा सीधा है। ठीक है, तो ये है CAL। ठीक है, कंप्यूटर आधारित लर्निंग। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, उसके लिए अनुदेशन निर्देश। ठीक है ना, अब निर्देश कई तरह के होते हैं, अलग अलग, इनके आगे टाइप्स भी है। तो ये क्या है, निर्देशों की एक श्रृंखला है। क्या है, निर्देशों की एक श्रृंखला। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। एक तो हार्डवेयर, देखो हार्डवेयर को निर्देश अलग मिलते हैं, सॉफ्टवेयर को अलग मिलते हैं, और कोर्स के अनुसार अलग मिलते हैं। तो ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर, ये 3 तरीके से ये निर्देशों का एक समूह है, वो काम करता है। और इसके अलग अलग तरीके और हैं, किसके, CAI के, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, चलिए यदि ये नहीं पढ़ते तो ऐसे लगता है डायरेक्ट आ जाए, मान लो डायरेक्ट आ गया, एक सपोज करना, पढ़ा नहीं है और डायरेक्ट आ गया CAI। फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CAI। अच्छा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है वैसे, तो मैं हिंदी में ही बोलता हूं कि CAI की का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ये आ गया, फिर पता ही नहीं है तो बकरी डिब्बे में आ सके, इन बात पे ध्यान रखना है कि CAI री फुल फॉर्म की है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ आपको सूचना तकनीकी के अंदर सारी फुल फॉर्म पढ़कर ही जाना है। फुल फॉर्म के 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको सीधे सीधे। ठीक है, और सीधा बेनिफिट है वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। CAI के विभिन्न रूप है। अब विभिन्न रूप कैसे कैसे, निर्देशों की एक श्रृंखला है ये। ये आपको बता ही दिया। अब बहुत सारे रूप है, जैसे इंक्वायरी मोड है, कोई पूछताछ से संबंधित है,
वो इसके अंदर आ जाएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जो अभ्यास से संबंधित निर्देश होते हैं वो सारे इनके अंदर आ जाएंगे। ट्यूटोरियल मोड है, कुछ सिखाने से संबंधित है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। अलग अलग है, गेमिंग मोड है, खेल से संबंधित, सिमुलेटर है, कोई गन्ना से संबंधित वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी की शंका समाधान वगैरह की जा रही है वो इसके अंदर, डिस्कवरी मोड और मैनेजमेंट मोड, इस तरीके के बहुत सारे मोड है। अब आपके इसके प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो ये किसके रूप है, इस तरीके से आ सकता है। CAI को ध्यान में रखना है। अब देखो समझने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इनमें से यदि देखा जाए क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न, तो क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न में समझ के आधारित प्रश्न इसमें से समझ के करने अपन। अब इसमें से कुछ भी रटने लायक नहीं है, या कुछ भी इसके अंदर फैक्चुअल नहीं है कि गुरुजी इसका फैक्ट ये है, फैक्चुअल कुछ भी नहीं है, समझने लायक है। फैक्ट जो है वो यही है जो मैंने यहां लिख रखे हैं। तो बस इस तरीके से दिमाग में आपको थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा। देखो अलग अलग पुस्तकें अलग अलग मैटर देगी, ठीक है ना। तो इसीलिए तो विद्यार्थियों के लिए दुविधा रहती है कि सर किसी किताब में तो ये दे दिया, किसी किताब में ये दे दिया। अब किसी को भी पता नहीं है कि सूचना तकनीकी में एक्चुअली पूछा क्या जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली पूछा क्या जाएगा पता ही नहीं, कि कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में क्या पूछ ले ये पता नहीं है। तो इस वजह से ये चीज ऐसे आती है। लेकिन कंप्यूटर से संबंधित यही है कि कभी फुल फॉर्म पूछ ली, कभी क्या पूछ लिया, ये चीजें इस तरीके से पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए अपन बात करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। सूचना तकनीकी का प्रयोग कई तरीकों से किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर कि इसका प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है। तो सूचना तकनीकी का प्रयोग बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि ई शासन, इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है, ई कॉमर्स, ये सारे सबके आगे ई लग गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये सूचना तकनीकी से जुड़ चुका है। ई मेडिसिन, ठीक है, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ये सारे किसके रूप है, ये सारे हैं सूचना तकनीकी के प्रयोग कैसे करने हैं उन सबके तरीके हैं, ठीक है ना। तो ये अब यही है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है, इसका समझ के आधारित प्रश्न बनते हैं, यही चीज है। अब चलिए इसके अंदर आप कैसे प्रश्न बनते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते सॉरी सबसे पहले अपन बढ़ते हैं ई गवर्नेंस की तरफ, ठीक है ना। ई गवर्नमेंट कह दो आप। ई गवर्नमेंट में क्या होता है, देखो ई गवर्नमेंट में यह है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सुविधा दे रही है, गवर्नमेंट सिटीजन्स को दे रही है, नागरिकों को दे रही है, गवर्नमेंट सिटीजन से क्या लाभ ले रही है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिल्कुल आसानी से सूचना तकनीकी का अनुप्रयोग करते हुए बहुत सुलभ और बहुत सारी चीजें इसमें इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आप यदि देखोगे यहाँ G2C यानी गवर्नमेंट से सिटीजन, सीधा ही इनके बीच में जो पोर्टल होते हैं ये अलग अलग, वहां पे यदि आप SSO ID खोलते हो, SSO ID में खोलते हो तो G2G, G2C इस तरीके के आपको मिलते हैं, ठीक है ना। ई कॉमर्स में जाएंगे तो B2C, B2B ऐसे मिलेगा, क्योंकि वो बिजनेस, यहाँ पे गवर्नमेंट, तो यहाँ सभी में G कॉमन मिलेगा। ये देखो यहाँ पे G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को क्या मिलेगी, ठीक है, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब जैसे सिटीजन और बिजनेस दोनों के बीच में कुछ सेवा ऐसी है जो सिटीजन और बिजनेसमैन को देनी है, बिजनेस को देनी है, तो वो कैसी हो जाएगी, बाह्य हो जाएगी, एक्सटर्नल है। इंटरनल में क्या आ जाएगी कि एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट उनको सेवा दे रही है या उनसे लाभ ले रही है, तो ये इंटरनल के अंदर आ जाएगी, आंतरिक हो जाएगी। इंडिविजुअल कि सिटीजन, देखो इंडिविजुअल और एम्प्लॉय इंडिविजुअल ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं या इनकी संबंधित कोई ऐसे प्रावधान है वो आएंगे इंडिविजुअल में अलग से, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में, बिजनेसमैन इनके बीच में कुछ होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं। तो ये इस तरीके से पोर्टल होते हैं अलग अलग, और ये जो है ई गवर्नेंस इस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। अब ई गवर्नेंस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हैं ई गवर्नेंस में, वो थोड़ा सा समझते हैं। अनुप्रयोग के अंदर यही पढ़ने को है, ठीक है ना। अनुप्रयोग में आप क्या पढ़ोगे, ये चीजें पढ़ोगे। चलिए ई शासन के तहत उपलब्ध सेवाएं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ई शासन। अब देखो ई मित्र, ये सभी ने नाम सुना है ई मित्र, और सभी ने लगभग काम भी लिया है। मान लीजिए कोई फॉर्म भरवाना है, ठीक है, या कोई सरकारी सेवाएं हैं उसका लाभ उठाना है, या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं
जो ई मित्र के जरिए से लाभ उठाया जाता है। ठीक है ना। तो ये ई मित्र जो है नागरिक सेवाओं को तत्काल तथा सुविधाजनक रूप से उपलब्ध करवाने हेतु ई मित्रों की स्थापना की गई। ठीक है। राजस्थान में ये इसकी स्थापना साथियों 2004 में की गई है ई मित्र की। वर्तमान में लगभग 600 से अधिक सेवाएं, अच्छा 600 ई मित्र नहीं है, 600 सेवाएं हैं। सेवाएं जैसे कि मैंने बताया ना आपको, कोई प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका लाभ लेना है, ऐसे करके लगभग 600 से अधिक सेवाएं वर्तमान में सभी 33 जिलों में उपलब्ध करवाई जा रही है ई मित्र के माध्यम से। ये ई गवर्नेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। राज्य में लगभग 55,000 से अधिक ई मित्र संचालित है। और आपको बता दूं, अपन ने करंट में पढ़ा था, ई मित्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाने में राजस्थान अव्वल चल रहा है। ये हाल ही की बातें हैं। तो ये ई गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रही ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रही हूं। इम खिचड़ी गड़ी है। ठीक है, बाकी थान में पुलाव खिला रही हूं, बिल्कुल मटर पुलाव है नहीं वो वाला। सेवाएं क्या क्या है? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र। अच्छा, सेवाएं तो ई मित्र की आप मुझसे ज्यादा जानते कि गुरुजी थे कि बताओ, मन ज्यादा ध्यान है। ठीक है, तो ये सेवाएं बहुत सारी है जो ई मित्र के जरिए आप वहां से करवाते हो। वो सारी सेवाएं यहाँ ई गवर्नेंस के अंदर आती है और उसमें भी ई मित्र के अंदर। फिर देखो ई परिवहन। ई परिवहन क्या है भाई? वाहन से संबंधित, आपके वाहन की आरसी है, आपके वाहन का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके कोई टैक्स जमा करवाना है, कोई ऐसी जो भी सेवाएं हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक इन पोर्टल के माध्यम से होती है। तो आपने देखा होगा कि पहले तो आप फोटो चिपकाते थे लाइसेंस के लिए, अब तो सीधा खींचे जाते। ये चीजें सारी सूचना तकनीकी है। आप उसको प्रैक्टिकल सोचिए तो आप सूचना तकनीकी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना। देखो, वाहनों का पंजीकरण है, चालक आज्ञा पत्र। अच्छा, वो चालक आज्ञा पत्र क्यों है? कई जना ध्यान को नहीं कि सर लोह पथगामिनी क्यों है? अरे रेलगाड़ी में लोह पथगामिनी। ठीक है। श्वेत वस्त्र धारिणी धूम्रपान दंडिका, गुरुजी ये क्यों है? कि सिगरेट है, हिंदी रूप है। यूं अलग अलग मतलब चालिया करे तो ओ जो को है नहीं, चालक आज्ञा पत्र, इनका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। अब लाइसेंस कह दिया उन सबने ध्यान है क्या? हाँ लाइसेंस, लेकिन हिंदी रूप जो है चालक आज्ञा पत्र है। ठीक है, चलो ध्यान रखना। कर शुल्क आदि कोई जमा करवाने हैं तो वो ई परिवहन इसके अंदर आपके आएगा। ठीक है। ई मेडिसिन, मेडिसिन यानी चिकित्सा सेवाओं से संबंधित है। अब मैंने यहां पे लिखा है कि विभिन्न चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित करना। इसके अलावा साथ ही साथ यदि आप किसी चिकित्सालय के अंदर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बाकी जितने भी आपके डिजिटली जो चीजें मिलती है, मेडिसिन है, मान लीजिए किसी को कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो रही तो स्टॉक में चेक करके, इसके अलावा इंटरनेट की सहायता लेकर और तकनीकी का प्रयोग करके और आसपास किसके यहाँ है अवेलेबल करवा देते। ये सारी चीजें चिकित्सा से संबंधित सारी चीजें आ जाएगी ई मेडिसिन के अंदर। ठीक है। ई एजुकेशन, अब इनमें क्या बताऊं था। ई एजुकेशन देखो, इंटरनेट और संचार के माध्यम से शिक्षा, सिर्फ इतना लिखा है क्योंकि वो मैं पूर्व पढ़ा चुकी हूं। अपन ने जब शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा है तो उसके अंदर अपन ने स्माइल पढ़ा है, अपन ने सारी चीजें। ठीक है ना। जो कोविड महामारी के समय जो भी आपके मिशन समर्थ है वगैरह जो भी आया है, ठीक है ना, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, स्माइल कार्यक्रम वगैरह, वो सब ई कक्षा है, पोर्टल, जो भी पोर्टल बने हैं वो सारे के सारे, वो सारे ई एजुकेशन के बहुत बढ़िया उदाहरण है। और सबसे बढ़िया उदाहरण मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, आप वहां से पढ़ रहे हो, ये ई एजुकेशन है। ठीक है। यदि ई एजुकेशन नहीं होती तो आपका और मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, आप मुझसे नहीं समझ पाते और आप मेरे से भी मेरे अलावा भी बहुत सारे शिक्षक जो जिनसे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती। ये सारे उदाहरण किसके हैं? ई एजुकेशन के। ठीक है ना। और कोविड महामारी में बहुत ज्यादा ये उपयोग हुए। जैसे अब RKSMB के चल रहा है तो वो भी लर्निंग लॉस जो कोविड के समय हुआ उसको पूरा करने के लिए, तो ये सारी चीजें इस तरीके से काम करती है। इसके अलावा ये तो समझ लिए थोड़े। फिर ई पंजीकरण है, कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह, ई प्रजातंत्र है, ई न्यायालय है, ई कोर्ट जो काम करती है, ये सारे आप लोगों को पता है। अब मान लीजिए कहीं कोई हाई कोर्ट में मुकदमा कोई सुनवाई हो रही है, कौन सा केस कब आएगा, देखो इससे आप रूबरू हो। जैसे कोई भर्ती अटकती है, ठीक है, कोर्ट में, अब आप लोग इसकी हियरिंग कब है, वकील कौन है, ये सब चीजें देखते हो। फिर आपको जैसे अब तो पता चलता है कि ये हियरिंग नंबर है, इस दिन सुनवाई होगी,
तब सोशल मीडिया पे अपन नजरें गड़ाए रहते हैं, जो वहां होते हैं वो इसकी साइट भी चलती है, वेबसाइट चलती है, तो वेबसाइट से जो है इसको अपन देख सकते हैं कभी भी कि कौन सी हियरिंग कब है, कब होगी इसकी। तो ये सारे साथियों जो है इसके अंदर सूचना तकनीकी बहुत कम में आती है, ठीक है ना। ई पुलिस, तो ये भी आजकल डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत सारी शिकायतें, ऑनलाइन एफआईआर वगैरह ये सारी चीजें होती है, तो ये ई पुलिस और इनके अंदर आ जाती है। यानी कि अपना मेन फोकस किस पे रहना चाहिए कि इसके प्रयोग क्या क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, मेन फोकस वहां पे है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, ई वाणिज्य, इसको इंग्लिश में समझे तो ज्यादा बेटर है, ई कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स सभी को पता होता है, वाणिज्य कहते हैं। देखो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार वाणिज्य, ठीक है, इसमें ई शॉपिंग, ई बैंकिंग ये सब शामिल होते हैं। अब ई शॉपिंग, ई बैंकिंग एकीकरण है कि एयू है कि थे अमेजन कोई चीज खरीदी, ठीक है, आकी है ई शॉपिंग है। आजकल तो ये जो ऑनलाइन साइट्स बहुत चलती है, ये ई शॉपिंग है भाई। ई बैंकिंग, आप किसी को यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, आप कहीं चले गए पर्स लेके, आजकल कोई निकलता ही नहीं है, सारे ऑनलाइन। आपने कहीं किसी के यहाँ से कोर्स खरीदा, कहीं से टेस्ट सीरीज खरीदी, उसका पेमेंट आप कैश तो देते नहीं हो, आप जिस तरीके से पेमेंट करते हो वो सारा का सारा ई कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है ना। और ऑनलाइन एजुकेशन के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सारे ई कॉमर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग चलते हैं, जैसे कि B2B, ठीक है, B2B, B2C और C2C। ये क्या है, देखो B2B यानी बिजनेस से बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस जो वाणिज्य होगा, व्यापार होगा, वो कहलाएगा B2B। जैसे कि इंडिया मार्ट, ठीक है, इस पे बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड रहती है और एक दूसरे को सेवाएं कहां से किसकी मिल सकती है वो सारा वहां से देखकर उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस का। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, या तो कस्टमर कह दो या कंज्यूमर कह दो, ठीक है ना, एक ही बात है, उपभोक्ता। बिजनेस की सुविधाएं कोई उपभोक्ता कहीं से उठा सकता है, वो पोर्टल है, तो उसे B2C कहा जाएगा। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, माइंत्रा वगैरह, जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। थाना आज डिजिटल घड़ी लेनी, अब डिजिटल घड़ी थार गांव में मिले कौन, शहर में मिले कौन, और मिल रही है तो थान पसंद नहीं आ रही है, अब थार लेनी डिजिटल घड़ी, ठीक है, और फलानी यार देखी बैठी बैठी लेनी, तो थे फटाक अमेजन खोलियो, सर्च करी और कई वैरायटी बहुत सारी देख सको, रेट डिफरेंसेस देख सको, पांचों बिन मतलब सब कुछ देख सको। और बड़ी बात कि आपने मंगवाई, आपको पसंद नहीं है, आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो। ये सारे जो है ये ई कॉमर्स के अंदर आते हैं और ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी देखो कितनी हो गई, मतलब पूरे विश्व, ग्लोबलाइजेशन है, पूरे विश्व को एक मोबाइल के अंदर ले आया, कहीं के दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया C2C यानी कस्टमर से कस्टमर या कंज्यूमर से कंज्यूमर। कैसे कि भाई मेरे यहाँ टेबल पड़ी, ठीक है, मेरे यहाँ टेबल बेचनी और कोई लेने वालों मिल नहीं रही हो, तो वेबसाइट बनी उड़ी है, ऐप बनी उड़ा है, जिम थे बेच सको भाई। OLX बहुत सारी ऐड देखी होगी, OLX पुरानी सामान मिलते हैं तो कोई चढ़ाता है, कोई यूजर है वो चढ़ाता है, कोई बायर है वो खरीद लेता है। तो ये क्या है, जैसे क्विकर है, OLX है, ये सारे C2C के उदाहरण है। हमें हर मतलब वो पूरा समझ में आ गया, B2B, B2C, C2C, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। इंटरनेट बैंकिंग, अब एक उदाहरण ये रहा है अपने अनुप्रयोग में, बाकी जो आप समझ के आधार पे आपको करना है। अब इतनी क्लास आई चली है ना, ये वाली क्लास इतनी चली है अभी तक, इसमें आप ये तो समझ गए हो कि इसका प्रयोग क्या होता है, वो चीज पूछी जाएगी। और आप सभी जो है सूचना तकनीकी में बिल्कुल रमे हुए हैं, इसलिए आप ऑप्शन देखकर इस तक पहुंच जाएंगे कि ये कैसे करना है। बाकी मैंने बहुत सारी चीजें आपको ये बता दी है, यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो इंटरनेट बैंकिंग, बैंक की सेवाओं को बैंक जाए बिना मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोग लेना, सभी को पता है। इंटरनेट बैंकिंग भाई लॉगिन आईडी पासवर्ड बनते हैं, उसके माध्यम से आपके कंप्यूटर के अंदर ही जैसे बैंक खुल गया, किसी को ट्रांजैक्शन करना है कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ले सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ आप घर बैठे कर सकते हो, आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको सिर्फ इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। ये है इंटरनेट बैंकिंग। आप कहीं किसी को QR कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, यूपीआई, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, ये सारे के सारे इंटरनेट बैंकिंग के ही उदाहरण है, ठीक है।
देखो ई बैंकिंग के अंदर शब्दावलियां चलती है कुछ, वो देखते हैं। ईएफटी, ठीक है, ईएफटी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को। भीम, ठीक है, भीम आपने सभी ने देखा होगा, एक इंटरफेस है जिसके मोबाइल का ऐप है समझ लीजिए, उसके माध्यम से यूपीआई के माध्यम से आप अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सब कुछ। तो ये क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। यूपीआई, यूपीआई अपन वैसे सामान्य तौर पर मैं बताऊं आपको, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, ये जो ऐप है ये यूपीआई कहलाते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। फिर होते हैं पेमेंट ट्रांजैक्शन के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस ये होते हैं, ये इंटरनेट बैंकिंग के अंदर होते हैं। ये ट्रांजैक्शन लिमिट के अनुसार अलग अलग होते हैं, जैसे 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए ज्यादातर नेफ्ट किया जाता है, 2 लाख से ऊपर का है, मिनिमम 2 लाख उसके ऊपर का है तो फिर आरटीजीएस किया जाता है, और फिर आईएमपीएस अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। नेफ्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये शब्दावलियां पूछी जा सकती है। आरटीजीएस क्या है, नेफ्ट क्या है, यूपीआई वगैरह ये सब, और ये क्या क्या है वो भी साथ साथ में आपको मैंने बताया है, ठीक है। यूपीआई आईडी भी बढ़िया करें, फोन पे है, फोन पे में यूपीआई आईडी होती है अंदर, ठीक, ये सारी सिस्टम है। चलिए अब देखो, ई कॉमर्स को थोड़ा सा अपन ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, सबसे पहला स्टेप, नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है कंज्यूमर विजिट करेगा वेबसाइट को। किसकी वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट जिसकी उसको आवश्यकता है, जहां से वो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहता, लेना चाहता है कुछ, ये उससे संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, विजिट करेगा। विजिट करने के बाद में उसको आइटम पसंद आ गई, उसने कर दिया ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। मान लो अमेजन विजिट करियो, अमेजन में थान पसंद आ गया कोई मोबाइल, फिर ऑर्डर कर दियो, देख दाग पूरा ऑर्डर कर दियो, यानी कि ऑर्डर प्लेस, ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट। पेमेंट आप कर चुके हैं या फिर आपने पेमेंट का मोड सिलेक्ट किया है, भाई सीओडी भी है, कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवरी के समय कैश देना है, पहले भी हो सकता है बाद में भी, और सेव होता है, पहले भी किया हुआ कहीं जाता नहीं है, ठीक है ना। तो मेक पेमेंट, पेमेंट कर दिया, उसके बाद में वो प्रोडक्ट आता है। देखो प्रोडक्ट, फिर वो पेमेंट करने के बाद में जहां पे उनका ऑफिस है, जिस चीज को मंगाई वहां पे उनके पास में वो सूचना जाती है। उसके बाद में ऑर्डर जो है शिप होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑर्डर वहां से निकल जाता है, डिस्पैच होता है, ठीक है ना, वहां से शिप हो गया। उसके बाद में आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है कि आप ट्रैक कर सकते हो वगैरह, ये सारी चीजें कि अभी कहां पहुंचा है, कहां से क्या उसकी चल रही है, ये सब, और उसके बाद आपको मिलता है। बस ये सिस्टम है अपना ई कॉमर्स के अंदर। यदि कोई आप ई कॉमर्स की साइकिल जो है इस तरीके से काम करती है, ठीक है। चलिए ई कॉमर्स के जो अपन ने टाइप्स देखे हैं उनमें से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो B2B, ये तो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। ये क्या है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, तो ये कौन सा हो गया, B2B, ठीक है। देखो ये क्या है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो ये कौन सा कहलाएगा, B2C, बिजनेस से कंज्यूमर। ये है C2C, कंज्यूमर से कंज्यूमर, जो मैंने आपको बताया। फिर एक हो सकता है कंज्यूमर से बिजनेस, ये क्या है, इसी का उल्टा रूप है, कंज्यूमर से बिजनेस, तो ये क्या है, C2B। इस तरीके से साथियों ये काम करते हैं, ई कॉमर्स के मॉडल है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखते हैं अपन। एडवांटेज यानी कि क्या सुविधाएं हैं, और डिसएडवांटेज यानी कि क्या अवगुण है इसके अंदर, ठीक है। तो वैसे सुविधा, जिस चीज की भी तकनीकी की सुविधाएं हैं तो तकनीकी के दुष्प्रभाव भी है, सारी चीजें होती है, दोनों पक्ष होते हैं हर चीज के, ठीक है। हर पहलू के 2 पक्ष होते हैं। कोई हमें भी ऐसे कहता है, किसी के लिए हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं पढ़ाते, तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो इंटरनेट बैंकिंग एडवांटेज क्या है, पे बिल्स ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो आप, कितनी बढ़िया सुविधा है। आजकल बहुत कम लोग हैं जो बिजली घर जाकर इलेक्ट्रिक का बिल जमा कराते हैं, बाकी फोन पे गूगल पे इतनी बढ़िया सुविधा है, सीधे घर बैठे काम हो जाता है और जब चाहो तब, ठीक है। तो बिल भरने हैं, रिचार्ज करने हैं, सारी सुविधाएं, पे बिल्स, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर मनी, किसी को हाथों हाथ ट्रांसफर करना है, कहीं पेमेंट करना है, सब कुछ। डिपॉजिट चेक ऑनलाइन, ठीक है। लोअर योर ओवरहेड फीस, ये सारी आप अपनी ओवरहेड फीस को कम कर सकते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है ये देखो कि भाई डिसएडवांटेज भी है, टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस, ठीक है ना, डिसरप्शंस मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर आप क्या, इसमें क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग आपने टेक्नोलॉजी जब बहुत अच्छी काम कर रही है तब बहुत अच्छी है, लेकिन आप इस पर निर्भर हो जाते हैं, कहीं पे टेक्नोलॉजी के अंदर गड़बड़ हुई फिर आपको इंतजार करना पड़ता है, फिर आपको मतलब बैंक जाना पड़े तो जोर और बढ़ता है कि यार घर बैठे काम ठीक होता है, कौन लाइनों में लगे, तो ये चीजें भी प्रभावित करती है। लैक ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आप बैंक जाते हैं तो आपके जो निजी संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप है, वो भी अच्छे रहते हैं, आप एक सामाजिक प्राणी की तरह काम करते हैं। लेकिन आप यदि ऑनलाइन ही करते हैं तो फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि एडवांटेज तो है लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न है। भाई ओटीपी, आजकल आपको पता है फ्रॉड कितने होते हैं, भाई ओटीपी कोई और लेकर और आपका ट्रांजैक्शन कर लिया और ये सारे, तो ये डिसएडवांटेज भी है, खतरा भी है बहुत ज्यादा, आपके आईडी पासवर्ड किसी को पता चल के उन्होंने पूरी रकम उठा ली अंदर से, ये डिसएडवांटेज। लिमिटेड सर्विस, जितनी सर्विस वहां ऑफलाइन वहां जाकर मिल सकती है वो पूरी की पूरी यहां नहीं मिल सकती, और स्वाभाविक है पूरी नहीं मिल सकती, ठीक है। आपको कोई चीज कैश ही चाहिए, मान लो कैश में चाहिए तो आप कंप्यूटर से कैश तो ले नहीं सकते, उसके लिए तो वहां जाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, ठीक है। तो साथियों इस तरीके से अपनी ये सूचना तकनीकी की 7वीं क्लास है ना आज, और इस तरीके से अपनी सूचना तकनीकी के 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। चौथा चैप्टर अपन लेंगे अब, और अब मुश्किल से 2 क्लास आएगी और, ठीक है, और ऐसा हुआ तो 3 हो सकती है लेकिन मुश्किल से 2 क्लास आएगी। इसमें अपन पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक वो, और इसके अलावा जैसे शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी पूछी जाती है वो, और कुछ शब्दावलियां जो अपन से छूट गई होगी या और भी कवर करनी है वो सारी चीजें, तो 2 से 3 क्लास और आएगी। ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 से 3 क्लास के बाद में सूचना तकनीकी पूरी। इस तरीके से अपन ने यदि ग्रेड 3 की बात करें तो देखो राजस्थान जीके तो लगभग पड़ा हुआ है, अपन 1.5 साल से नियमित क्लासेस आ रही है। अब सेकंड ग्रेड का थंबनेल अलग कर दिए लेकिन सिलेबस सेम है। इसके अलावा जो अलग थे जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य, तो सबसे पहले अपन ने शुरुआत वहां से कि पूरा शैक्षिक परिदृश्य करवा दिया, आरटीई करवा चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक थे जैसे कि योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपन ने सूचना तकनीकी को भी कंप्लीट कर दिया है। साइकोलॉजी की ऑलरेडी क्लासेस सारी दी जा चुकी है, और 7 घंटे का एक वीडियो है वो समग्र, उसमें पूरी साइकोलॉजी मर्ज करके आपको सारी क्लासेस दे चुके हैं। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा है राजस्थान का इतिहास, उसमें से सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग अपन ने क्लासेस दी है, लेकिन ग्रेड 3 के अंदर राजस्थान का इतिहास पूरा है, सीईटी के अंदर भी है, ईओ के अंदर भी है। तो अब ये पूरा होने के बाद में अपन राजस्थान का इतिहास नोट्स मेकिंग पैटर्न पे शुरू करेंगे, पूरी तरीके से मैं समझाऊंगा डिस्क्रिप्टिव व्यवस्थित तरीके से, और साथ ही साथ आपके नोट्स बनवाऊंगा, जैसे ये पैटर्न चल रहा है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। ये इसलिए कि कई सारे विद्यार्थी किताबें वगैरह लेने में समर्थ नहीं होते हैं, तो वे नोट्स बना के अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मैं कर रहा हूं उतनी करनी पड़ेगी। मैं भी नोट्स बनाता हूं, उसी के आधार पे आपको पढ़ाता हूं, आपको भी बनाना है। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, आपको अपने लिए बनाना है, ठीक है। तो ये चीज करनी पड़ेगी। बाकी जैसे अब मोस्ट ऑफ कोर्स जैसे अपने सेकंड ग्रेड का भी पूरा करवाया था निःशुल्क, पूरा ही यूट्यूब पे, और 80 से 90% कवर यूं के यूं हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अब अपना ये जैसे ग्रेड 3 का है, अब ये भी लगभग कंप्लीट होने की ओर ही है। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा थी एक बार, तो सारा सब कुछ क्लासेस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद में जैसे विद्यालय विषय के कुछ टॉपिक है वो भी बाकी है, तो वो भी फिर राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट होते ही वो भी करवा दूंगा। तो एक निश्चित रणनीति लेकर चले थे अपन, एक निश्चित रूपरेखा लेकर चले थे, और उसके अनुसार अपन ने नियमितता के साथ में क्लासेस कवर की है। अब कई जगह ऐसा भी होता है, नहीं भी होता होगा, होता भी है कि कई जगह विद्यार्थी भारी भरकम फीस भी भर देते हैं, उसके बाद भी 60-70% कोर्स करवा के मारवाड़ी में कह के हाँ मार ले, ठीक है, यानी कि रुक जाते हैं, फिर वो इतना देते नहीं है। कोई कोई होते हैं वो करते हैं ऐसा, लेकिन अपने यहाँ पे अपनी पूरी क्लासेस सभी विद्यार्थियों के लिए द्वार खुले हैं, और पूरी तरीके से आइए, यानी कि कोई भी विद्यार्थी कभी भी विजिट करे, गौरव ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पे आपको राजस्थान की वैकेंसी जिसका आपने बीड़ा उठाया उसको लगभग क्लासेस को पूरी की है, और विद्यार्थियों को शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ें, नोट्स बनाएं और याद करें।
तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।